आप देख रहे हैं सच का सामना, हम सच दिखाते हैं, छुपाते हैं। डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद जी आए हुए हैं जनसंपर्क अभियान में। जानेंगे इस चुनाव का जो तापमान होता है, ये चुनाव का तापमान तय करता है भरगमा प्रखंड, और यहाँ के ही पृष्ठभूमि से भाजपा या कोई भी कैंडिडेट का जीत हार सुनिश्चित होता है। तो जानेंगे पहले पूर्व डिप्टी सीएम से। सर, आपका स्वागत है, और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस चुनाव में आप कैसे स्थिति में हैं? देखिए, पूरे देश में लोकसभा का चुनाव का ये तीसरा चरण चल रहा है, और भारत के मतदाताओं ने यह तय कर लिया है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में जिस प्रकार से देश को एक यशस्वी भारत के रूप में पूरे वैश्विक स्तर पर रखा है, तो स्वाभाविक है कि भारत के मतदाता आज एनडीए के साथ हैं, मोदी के साथ हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति में ये पहली बार हुआ कि सरकार जिन बातों को घोषणा पत्र में या आम लोगों के बीच कहा, वो करके दिखाया। यही मोदी की गारंटी है। आपको पता होगा कि जब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा था कि 1 रुपया जब हम भेजते हैं तो 15 पैसा नीचे पहुंचता है। तो ये गारंटी नहीं थी, कहीं न कहीं विकास ठहरा हुआ था, जो लाभार्थी तक जो योजनाएं हैं नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन आज जब गरीब माँ के कोख से पैदा लिया हुआ बेटा भारत का प्रधानमंत्री बनता है, तो जो आम लोगों की समस्याएं हैं, जो समाज में हाशिए पर पड़े लोग हैं, जो समाज के कमज़ोर तबका के हैं, उनको अलग अलग योजनाओं से लाभान्वित करने का प्रयास किया गया। यहाँ पर विपक्ष के लोग ये बोलते हैं कि भाजपा वाले तलवार बांटते हैं जबकि हम कलम बांटते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी तक तो राष्ट्रीय जनता दल के बारे में मैंने देखा भी है, हम भी बहुत लंबे अरसे से राजनीति में हैं। वो तो लाठी में तेल पिलाने का काम करते थे, और 2005 के पहले के बिहार को लोगों ने नहीं देखा है। जो अभी के नौजवान हैं उन्हें नहीं याद होगा कि 2005 के पहले बिहार के सड़कों की क्या स्थिति थी। लालटेन युग था, खेतों तक सिंचाई का कोई प्रबंध नहीं था, अराजकता की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन 2005 में जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब सरकार में आए, हम भी 2005 से लगातार विधायक हैं, हमने बदलते बिहार को देखा है, और विगत 10 वर्षों में बदलते भारत को भी लोगों ने देखा है। आज भारत का पूरे विश्व में डंका बज रहा है। आपने देखा ही होगा कि जब रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रही थी, तो भारत के बहुत सारे लड़के मेडिकल के छात्र यूक्रेन में हुआ करते थे या रूस में हुआ करते थे, और जब उन लड़कों को, जो हमारे मेडिकल के छात्र थे, जब रूस से वापस आना पड़ा, तो स्पष्ट रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब तक हमारे मेडिकल के छात्र रोमानिया या पोलैंड के सीमा पर जो भारत का हवाई जहाज़ खड़ा है वहाँ तक नहीं आ जाता है, तब तक बमबारी नहीं होगी। और भारत के लड़के तिरंगा शरीर पर लपेट के हवाई अड्डा तक पहुँचते थे, लेकिन हाँ है नहीं, पाकिस्तान के भी मेडिकल के छात्र को जब अपने देश के वायुयान पर जाना पड़ता था, तो वो भी भारत का तिरंगा लपेट कर जाते थे। एक भारत की साख बड़ी है। आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, तो जितने भी विकसित राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, वो मनमोहन सिंह उनके पीछे पीछे घुमा करते थे। आज ये हैसियत भारत की बदली है कि जितने विकसित राष्ट्र हैं, वो आज भारत के प्रधानमंत्री के पीछे पीछे घूमते हैं। मनमोहन सिंह का एक बयान आया था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। इसके बारे में क्या कहें? ये बड़ा हिंदुस्तान की एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भारत के प्रधानमंत्री इस प्रकार का बयान देते हैं कि देश पर अगर संसाधन का पहला हक है, तो एक धर्म विशेष का उन्होंने नाम लिया। लेकिन भारत का जो संविधान है, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने उस संविधान
को बनाया, उसमें समानता का अधिकार दिया है और हमेशा से हम समानता के पक्षधर रहे हैं। और संविधान में भी धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है। सामाजिक वर्ग के आधार पर या जो उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसके आधार पर आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन धर्म के आधार पर भारत में आरक्षण का प्रावधान कभी नहीं किया गया है। तो इस तरह की तुष्टीकरण की नीति के चलते देश को काफ़ी नुकसान हुआ है। और मोदी जी ने तो हमेशा कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इसलिए कि मोदी जी की जो भी योजनाएं हैं समाज के सभी धर्म और सभी सामाजिक वर्गों तक पहुंची है। कभी धर्म के नाम पर हमारी सरकार ने कोई विभेद नहीं किया है। इसलिए विगत 10 वर्षों का जो कार्यकाल रहा और भारत जिस प्रकार से आत्मनिर्भर हुआ, एक आत्मविश्वास पैदा हुआ, आज हमारी सीमाएं सुरक्षित है, आतंकवाद को हमने खत्म करने का काम किया और आज लोगों में एक आत्मविश्वास आया है। जो हमारी धार्मिक विरासत रही है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, 500 वर्षों का वो लंबा संघर्ष है। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। इस सर एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि 2024 का चुनाव भाजपा किस मुद्दा को लेकर के आई है जनता के बीच? अरे देखिए, 2024 का चुनाव के सामने है कि एक विकसित भारत कैसे बने। 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के लिए मोदी जी ने संकल्प लिया है। उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए हम चाहते हैं कि हमारा बहुमत हो। और आपने देखा ही होगा कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब आज़ादी के बाद कश्मीर में धारा 370 लागू किया गया, जब भारत का वो अंग होने के बावजूद भी वहाँ अलग प्रावधान किए गए, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया। लेकिन जब हम सत्ता में आए तो वो एक आग थी जो भारत का जम्मू कश्मीर एक अविभाज्य अंग है, लेकिन फिर भी वहाँ 2 प्रधान, 2 निशान, 2 विधान लागू किया गया था। तो धारा 370 को हटाने का काम हम सबों ने किया। आज कश्मीर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वहाँ का पर्यटन भी बढ़ा है, वहाँ के लोग ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो देखिए, देश कैसे विकसित हो, और देश जब कभी विकसित होगा जब हर राज्य विकसित होगा, हर राज्य का व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा, अच्छी फसल होगी, अच्छा उनका जीवन शैली होगा, तो स्वाभाविक है हम उस दिशा की ओर तेज़ी से आगे बढ़े हैं। आज इलाज की सुविधा नहीं थी, आज कितने एम्स हम लोगों ने खोलने का काम किया। आज तकनीकी शिक्षा का अभाव था, आज कितने IIM, IIT को हम सबों ने खोलने का काम किया। आज प्रत्येक ज़िले में हम मेडिकल कॉलेज का स्थापना कर रहे हैं। पहले मात्र 7 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज प्रत्येक ज़िले में मेडिकल कॉलेज का स्थापना हो रही है, जिससे लोगों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा मिल सके। और हम सबों ने जो हमारा संकल्प पत्र है उसमें स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसी भी स्तर के, आर्थिक स्तर के 70 वर्ष के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको हम 5 लाख रुपये तक की इलाज की सुविधा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में देंगे। और उससे भी पूर्व से हम सब इसका प्रावधान किए हुए थे। तो स्वाभाविक है कि जो बुनियादी चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम सबों ने बेहतर करने का काम किया। और कोरोना के बाद हम सबों ने आज मुफ्त राशन भी समाज के कमज़ोर वर्ग तक पहुंचाने का काम किया। और हम सबों ने वायदा भी किया है कि अगले 5 वर्षों तक भी यह सुविधा जारी रहेगी। तो आपने देखा होगा देश आत्मविश्वास से लबरेज है, और जो हमारे विपक्षी हैं वो परिवारवाद, भ्रष्टाचार के पोषक हैं। आप देख ही रहे कि जितने भी महागठबंधन के जुड़े हुए दल हैं, सभी अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। ये लोग कह रहे हैं कि आरक्षण, संविधान से आरक्षण समाप्त करा देंगे। ये आरोप लगा रहे हैं कि 400 सीटें आई तो संविधान बदल देंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से, ये किस संविधान में है कि लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री से हटेंगे तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनेगी, राबड़ी जी हटेंगे तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे।
उनका जो एक पुत्र है जो अपनी पत्नी को आज छोड़ दिया है, कहीं न कहीं नारी प्रताड़ना उसको कहा जाए। आज वो मंत्री बने हुए हैं, फिर इतना से उनका काम नहीं चला तो वो अपने दो बेटी को लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में खड़ा किए हैं। उसी प्रकार से दक्षिण भारत में भी स्टालिन और उसके पूरे परिवार के लोग खड़े हैं। जो समाजवादी पार्टी है उनकी पत्नी डिम्पल और अखिलेश यादव और उनके चाचा सतपाल यादव, सारे लोग तो आज उम्मीदवार बने हुए हैं। ऐसा तो नहीं लगता सर कि भाजपा की कामयाबी को देख करके गठबंधन सरकार जो है वो घबरा गई है और इसी का परिणाम है कि पूर्णिया के भाषण में तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि अगर आप इंडी गठबंधन को साथ नहीं दे रहे हैं तो आप एनडीए को साथ दें। क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर देखिए कितनी उनकी घबराहट है वो अलग बात है, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी का परिवार किसी यादव को अपने सामने राजनीति में पनपने देना नहीं चाहता है। उनको डर है कि पप्पू यादव जी का अपना एक व्यक्तित्व है और उस व्यक्तित्व के कारण वो पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से जीतने का स्थिति उनकी बन सकती है, ये उनके मन में लग रहा होगा। इसीलिए पप्पू यादव चुनाव नहीं जीते, कोई यादव नेतृत्व खड़ा नहीं हो, इसीलिए उन्होंने इस प्रकार की बातें की है। वो न किसी यादव को आरक्षण देना चाहते हैं, न किसी अन्य जातियों को आरक्षण देना चाहते हैं। पप्पू यादव जी राजनीति में कई बार लोकसभा के सदस्य रहे, उनकी पत्नी रही, तो वो नहीं चाहते हैं कि कोई यादव से नेतृत्व पैदा हो। तो ये तो उनकी स्थिति है। और वो बेरोजगारी की भी बात करते हैं। वो रोजगार और बेरोजगारी की बात क्यों करते हैं? क्योंकि वो रोजगार के नाम पर फिर ज़मीन हड़पेंगे, ज़मीन भी खाएंगे, इसलिए उनके मन में रोजगार शब्द का प्रयोग ज़्यादा होता है कि रेलवे में नौकरी के नाम पर उन्होंने किस प्रकार से सभी अभ्यर्थियों का ज़मीन उन्होंने लिखवा लिया। इसलिए वो चाहते हैं कि कोई रोजगार के नाम पर लोग उनके पास आएँ और सब उनका ज़मीन हथिया लें, गरीबों की हकमारी करें। जो प्रतिभावान है, जो योग्यताधारी अभ्यर्थी हैं, उनको मौका नहीं मिले। तो ये सारी चीज़ें हैं जो राष्ट्रीय जनता दल की अपनी सीमा है। उसको ना राज्य की चिंता है, ना देश की चिंता है, उसको अपने परिवार की चिंता है और इसलिए परिवारवाद के ये सब कुछ है।